हेलो सर। हाय सफा। हाय सर। सर मेरा कोई एक क्विक क्वेश्चन है चैप्टर 9 जो हाँ, क्वेश्चन 4 है ना 9.4 उसमें मैंने एग्जाम किट का। हाँ एग्जाम किट का। ओके, लेट मी ओपन, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। ओह, एक सेकंड, इसमें सेटिंग। हम्म, 9.4 इसमें तुम्हारा ओह इसमें क्या डाउट है सफा? सर इसमें एक्चुअली मैंने ना 340 लीटर्स में से -15% किया था। सो इट्स लाइक 289 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। और ओके, इसमें यूँ है कि एक्चुअल गुड प्रोडक्शन 340 लीटर्स है। तो मैंने फिर 340 में ऐड कर लिया था जो डिफरेंस आया था 340 अच्छा। और आफ्टर लॉस और नॉर्मल लॉस, तो मेरा 391 आ रहा है। तो मैंने इस अप्रोच से किया, बट आंसर गलत है तो आप प्लीज समझा सकते हो कैसे हाँ, मैं गलत चेक करता किया। हूँ, मैं एक बार हम्म, मैं डाउट्स भी देख लूँ। इसके डाउट्स कौन कौन से पूछे स्टूडेंट्स ने एमए में? 9.12, 9.13, 9.12, 9.15, ठीक है। 121315। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है a company needs to produce 340 liters of chemical X. There is a normal loss of 10% of the material input into the process. During the given month, the company did produce 340 liters of good production, although there was abnormal loss of 5% of the material input in the process as well. कि हमारा 5% का abnormal loss भी हुआ था. That means हमारा जब 10% का normal loss हो गया, 5% का abnormal loss, तो टोटल एक तरह से देखा जाए हमारा 15% का लॉस हो गया। यस सर। अब जो लॉस होता है वो किस चीज का लॉस होता है? लॉस इज कैलकुलेटेड। देखो अब ये प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, जो भी मैं इसमें मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल डालूंगा उसका 15% लॉस होके आउटपुट 340 निकले, यस सर। है ना? अब ये तो हमें पता नहीं, लेट दिस बी एक्स। सो एक्स माइनस 15/100 एक्स इज इक्वल टू 340। तो जब ये हम्म। इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा 340 इंटू 100 डिवाइड बाय 85। 340 इंटू 100 डिवाइड बाय 85, वो आता है 400। तो दैट मीन्स हमने 400 मटेरियल इसमें इनपुट करे होंगे, 15% का लॉस हो गया और 340 हमारा आउटपुट गुड प्रोड्यूस जो निकले वो थे। तो जो ये परसेंटेज होती है दैट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन दिस 340। इस पे नहीं हम कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ये तो आउटपुट है। जितना मैंने इनपुट डाला उसके ऊपर मेरा लॉस हुआ, तो हमें तो इनपुट पता ही नहीं कितना, ये हमें निकालना है। सो हम इसको एक्स लेंगे। ओके। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट डाउट, दो स्टूडेंट्स सर का था 9 पॉइंट। हाँ 9.8 में मेरा ये डाउट है कि इसमें मेंशन का किया है कि बाय प्रोडक्ट यूजुअल अकरेंस है, खाली यही डाउट है। 9.8 में हाँ वो मेरा भी सेम डाउट था सर, उसमें एक्चुअली उन्होंने मेंशन नहीं किया है एंड कैलकुलेट उसके हिसाब से किया है। वो तो ठीक देखो है, वो अगर पीपीटी का खाली मिस्टेक है, वो समझ गया। देखो पी कंपनी ये मेंशन किया हुआ है, ध्यान से सुनो। पी कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 जॉइंट प्रोडक्ट एंड 1 बाय प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्रोसेस, मतलब वो हमेशा से करती है। अच्छा, इन अ सिंगल प्रोसेस मतलब एक बार प्रोसेस हो रही है सिंगल उसमें प्रोसेस बाय मतलब प्रोडक्ट। एक बार ही जब प्रोसेस चलता है तो उसमें से हाँ 2 समझ जॉइंट प्रोडक्ट निकलते हैं, 1 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तो दे हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये निकलता ही निकलता गया है। ओके। है, ठीक है ना? अब 9.12 इसमें सभी का डाउट है। सो 9.12 क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें बताना है two joint products A and B are produced in a process. Data for the process of last period are as follows.
कि ए की इतने टन सेल कर इतने प्रोडक्शन, बी के इतने टन सेल कर इतने प्रोडक्शन करें। कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट इन द पीरियड वर 12,000, देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी, both products has gross profit margin of 40%, common production cost were apportioned on physical basis। physical basis पे हमने प्रोपोर्शन करा है। फिजिकल बेसिस मतलब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 600 और 400 ये हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सेल प्राइस कितना है। तो सेल प्राइस के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो हम कॉस्ट निकालते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। तो लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट फर्स्ट। तो कॉस्ट है टोटल 12,000, इसको हम प्रोपोर्शन करेंगे इन यूनिट्स प्रोड्यूस 600 एंड 400। सो 12,000 इंटू 9.12 है ना क्वेश्चन ही, हाँ। सो 12,000 इंटू 600 डिवाइड बाय 7,200 आ 1000। रही है कॉस्ट। तो ये आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी कॉस्ट आ रही है 7,200 और उसकी आएगी 12,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 1000, इट इज 4,800। इसकी आ रही है कॉस्ट 4,800। ये हमने कॉस्ट एलोकेट कर दी। अब हमने 600 यूनिट सेल किए थे, ध्यान से सुनना, हमने 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। तो 600 यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किए थे, तो हमने सेल कितने किए थे? 480। हमने प्रोड्यूस किए थे 600, सेल किए थे 480। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे? 120 यूनिट्स। तो 120 इंटू, अब यहाँ पे दिस इज टोटल एक्सपेंस फॉर 600 प्रोडक्ट। तो पर प्रोडक्ट हमारा एक्सपेंस कितना आ गया? इट इज 7,200 डिवाइड बाय 120, नहीं सॉरी 7,200 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल हमने 600 यूनिट्स बनाए थे। तो दैट मींस $12 का हमारा एक्सपेंस आ गया पर यूनिट। ध्यान से सुनो, $12 हमारा एक्सपेंस आ गया पर यूनिट। ये क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। $12 हमारा एक्सपेंस आ गया। अब हमें पता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना हमारा खर्चा हुआ है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट इसी के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसको हम प्रॉफिट निकाल देंगे यूनिट सेल के अकॉर्डिंग। जैसे हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें पता ही है 12। सेल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं इसका? कॉस्ट पता है हमें 12 है, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। कॉस्ट पता है हमें 12 है। जीपी मार्जिन, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स, मार्कअप मतलब ऑन कॉस्ट। ये F3 वाला कॉन्सेप्ट है। मार्जिन मतलब ऑन सेल्स, मार्कअप मतलब ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट हमें पता है 12 है पर यूनिट, प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना, हमें ये पता है 40% ऑन सेल्स है। सेल फिगर नहीं पता, सो लेट दिस बी एक्स। सो प्रॉफिट इज 40/100 एक्स। तो 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 40/100 एक्स। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। तो एक्स जो हमारा सेल प्राइस आ गया, एक्स जो आ गया हमारा सेल प्राइस, दैट इज 20 आ गया हमारा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस आ गया हमारा 20, कॉस्ट है 12। तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया? प्रॉफिट पर यूनिट इज 8। यह आ गया हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। हमने सेल कितने यूनिट्स किए हैं? 480। तो टोटल प्रॉफिट विल बी, एक प्रॉफिट पर यूनिट इंटू जितने यूनिट्स हमने सेल किए 480। सो 8 इंटू 480। सो 3840 शुड बी द आंसर। 3840 ये आंसर हो सकता है। देखो, एक तो तरीका है क्वेश्चन को ऐसे करने का, दिस इज वन वे। अब दूसरा वे बताऊं, यहां तक तो हम ऐसे ही चलेंगे, अब ये करने की हमें जरूरत नहीं है। पहले मुझे बताओ, ये वाला तरीका क्लियर है सबको कैसे करा मैंने? यस सर। हाँ सर। यस सर। अक्सा, हर्ष? अब अगर मैं इसको हटा दूं, चलो और दूसरे तरीके से करते हैं। हमारा टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे हमने 600 पे टोटल खर्चा था 720। तो क्लोजिंग स्टॉक पे कितना होगा? तो दैट इज 120 इंटू या 7,200 इंटू 120 डिवाइड बाय 600। कि 7,200 खर्चा हुआ था 600 पे, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आएगा? इट इज 7,200 इंटू 120 डिवाइड बाय 600, इट इज 1440। नहीं, 7,200 इंटू 120
डिवाइड बाय 600 इट इज 1440। यस 1440 मेरा आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 0, टोटल परचेज हमने कितने करे थे 600 इंटू सॉरी टोटल परचेज कॉस्ट कितनी थी जो हमने एलोकेट की है दैट इज 7200। टोटल जो हमने प्रोडक्शन की है उसमें खर्चा कितना है 7200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1440। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा जो आ गया इट इज 7200 माइनस 1440 इट इज 5760। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हमें अगेन वो सिचुएशन के प्रॉफिट हमें पता है प्रॉफिट इज ऑन सेल्स, तो हमारा यहां पे क्या होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अगेन लेट सेल्स बी एक्स। ये करके हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमें कॉस्ट पता है 5760, पहले जो मैंने करा था वो पर यूनिट निकाला था, यहां मैंने इन टोटल कर लिया। टोटल कॉस्ट मुझे पता है, प्रॉफिट इज ऑन सेल्स, लेट सेल्स बी एक्स, वहां से हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टू वेज, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार देखो समझो, कोई भी डाउट है इसमें मुझसे पूछो। सर मैंने थोड़ा अलग किया था। क्या बताओ? सर व्हेन आई वाज सॉल्विंग तो हमें 600 यूनिट्स बनाने का खर्चा पता चल गया 7200 है। ठीक है, तो उससे पर यूनिट बनाने का भी पता चल गया $12 आया था। ठीक है, तो पर यूनिट मालूम चल गया। तो फिर सेल अपन ने 480 यूनिट्स किया है, तो 480 को बनाने का कॉस्ट वाज 12 इंटू 480। बिल्कुल ठीक है। इसी का 40% मैंने उसमें ऐड कर दिया था, बट मेरा आंसर ये गलत तुमने आया। गलत कर दिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है, तुमने F3 करा हुआ है, मुझसे ही हाँ। करा हुआ है। मार्जिन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल्स, और ये जो तुमने निकाली है ये निकाली है कॉस्ट। ओके, सो फॉर दैट लॉजिक 57, आई अगर नीड तुम टू नो द 480 सेल्स प्राइस। इंटू 12 करो, 480 इंटू 12 करो, ये वही आएगा 5760। हाँ। दिस इज कॉस्ट एंड मार्जिन मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल्स। ओके, सो फॉर दैट आई नीड सेल्स प्राइस। जो मैंने किया उसके लिए मुझे सेल्स प्राइस चाहिए था, तो मैं 40% ऐड कर सकता था, है ना? राइट। ओके। हादसा क्लियर है ये? Yes, sir. I did it like Harsh said, and I've moved until 5,760. From this part, I wouldn't be able to continue. ओके, बट अब क्लियर है हादसा? Yes, sir. चलो दैट्स गुड। नेक्स्ट डाउट कौन सा था 9.12 के बाद? 1.5. 1.3। हाँ 1.5. 1.3 में मुझे था सर। 1.3 तुम्हें था एंड आक्सा को था 1.5। ओके चलो 1.3 करते हैं पहले। 1.3 में क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो 1.3 तो मुझे लग रहा है इन्हीं का गलत है, बट ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग सर। क्या चीज? वन ये वाले क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है वो लोग ही गलत है, बट अगेन वो बहुत चलो कम देखते हैं। सर्टेनिटी। A process produces two joint product A and B in equal physical unit के इसके भी 100 बनते हैं, इसके भी 100 बनते हैं। A and B are sold at a split of point for 5 and 8। ये 5 का सेल होता है, ये 8 का सेल होता है। There is no further cost after split of point। split of point के बाद कोई further cost नहीं है। Joint costs are apportioned on relative sale basis। सेल बेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो है joint cost proportionate होती है। ठीक है, तो इसकी होगी 500 के अकॉर्डिंग, इसकी होगी 800 के अकॉर्डिंग। बोथ प्रोडक्ट विल हैव सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो। प्रोडक्ट ए विल हैव हायर रिटर्न ऑन सेल्स। कॉस्ट पर केजी विल बी सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट। कॉस्ट पर केजी विल बी सेम। नहीं, कॉस्ट पर केजी तो सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि हम उसके बेस पे कर रहे हैं, रिटर्न बेसिस पे, सॉरी सेल्स बेसिस पे, तो कॉस्ट अलग आएगी। Cost per kg of product A will be higher than cost per kg of product B। तो मैंने वैसे ही रैंडम फिगर्स लिए हैं। Cost per kg of A इसकी गलत है, बल्कि cost per kg of B जो है वो ज्यादा आएगी क्योंकि B का हमारा सेल वैल्यू ज्यादा है। यूनिट्स दोनों 100 बन रहे हैं, तो सेल वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, इसकी कम आएगी, तो ये गलत हो गया। सेम भी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ए विल हैव हायर रिटर्न ऑन सेल रेशियो। अब देखो एक चीज, अगर ध्यान से सुनना, हर्ष मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज है 10, एक है 5, ठीक है, ये है इनका सेल प्राइस। क्लियर है हर्ष?
हाँ सर। मेरा खर्चा हुआ टोटल 6, मैंने इसको हाफ ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करा, 3-3 प्रोपोर्शन नहीं करा, मैंने प्रोपोर्शनेट करा सेल के अकॉर्डिंग, तो वो मेरा आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, हाँ तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। हाँ तो अगर मैं एक तरह से प्रॉफिट मार्जिन निकालूं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यहाँ पे भी 60% आ रहा है और यहाँ पे भी 60% आ रहा है। देखो, राइट। क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में सेल्स है उसी प्रोपोर्शन में खर्चे जा रहे हैं। अगर मैं दोनों को फिजिकल मेथड से दोनों में 3-3 करता तो मेरा ऑपरेटिंग रेशो अलग आ जाती कि इसमें मेरे को 7 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है, इसमें 2 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है, तो मेरा फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब भी हम सेल्स यूनिट रेशो पे करते हैं, सेल्स के रिलेटिव सेल्स वैल्यू के बेसिस पे, हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेम रहता है। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा दैट डेफिनेटली वुड बी 1, बोथ प्रोडक्ट्स विल हैव सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेशो। ए इज द आंसर। सर रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो सेम कैसे होगा, मुझे वो समझा दो। मैं लाइक वही एग्जांपल दे एलिमिनेशन रहा हूँ ना। समझ गया, वो तीनों प्रोडक्ट्स गलत कैसे हुए, वो तीनों ऑप्शन गलत कैसे हुए समझ गया, बट फर्स्ट वाला सही कैसे हुआ नहीं समझ गया। वही बता रहा हूँ ना। देखो, अगर मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें बोला कि एक चीज है, ठीक है, दोनों यूनिट्स लेट से मेरे 10-10 बने, ठीक है, ओके। हाँ ये सेल होता है 15 का, ये सेल होता है 10 का, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 100, दिस इज रिलेटिव सेल वैल्यू। हाँ सोचो इनमें मेरा टोटल जो एक्सपेंस आया था वो आया था 90 का, टोटल मेरा जो खर्चा आया था वो आया था 90 या 90 नहीं, चलो एक काम करते हैं, खर्चा आया था टोटल 120 का। ओके। खर्चा इस प्रोपोर्शनेट में जाएगा, हाँ वो 120 इंटू 150 अपॉन 250 हो जाएगा, right? 250। अगर हम फिजिकल यूनिट करते तो यहाँ या एक काम करते हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से करना चाहूँ, 150 250 है ना, मैं 240 कर देता हूँ। लेट से 240 मेरा एक्सपेंस हुआ। अगर मैं इसको हाफ ऑफ करूँ, ध्यान से सुना, अगर मैं इसको हाफ ऑफ करूँ तो 120 इसमें कॉस्ट जाएगी, 120 इसमें कॉस्ट जाएगी, हाँ क्योंकि दोनों यूनिट्स हम इक्वल बना रहे हैं। या तो देखा जाए इसमें प्रॉफिट आ गया, इसमें लॉस। करेक्ट। तो तो इसे हम लोग लॉजिक क्या सेल्स बना कि वैल्यू के अगर हिसाब से करते इक्वल हैं। जाएगा तो जहां ज्यादा सेल वैल्यू है वहां पे प्रॉफिट हायर होगा। या अब बात करते हैं, अगर मैं इसको रिलेटिव सेल वैल्यू प्रोपोर्शन में ट्रांसफर कर रहा हूं, सो 240 इंटू 150 डिवाइड बाय 250, बताओ कितना होता है। एक सेकंड। 144। और ये आ रहा है 96। हाँ तो दोनों में प्रॉफिट कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 6, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 4। हाँ अब भले ही हमारा प्रॉफिट जो है वो अलग आ रहा है, लेकिन अगर मैं रेशियो निकालूं तो दिस इज रेशियो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। या तो 6 डिवाइड बाय 150 परसेंटेज, ये आ रही है मेरी 4%। और यहाँ पे मैं निकालूं 4 अपॉन 100 इंटू 100, ये भी मेरी 4% आ रही है। ठीक है, समझ गया। तो रिलेटिव सेल वैल्यू से हमारा प्रॉफिट मार्जिन सेम रहता है दोनों। चलो लास्ट क्वेश्चन 9.15। ये अक्सर तुम्हारा डाउट था ना। Yes, sir. ओके, इन अ पीरियड अ प्रोसेस प्रोड्यूस, निकालना क्या है, इफ द सेल इनकम ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। मतलब जो हमने बाय प्रोडक्ट बनाया है उसकी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से वैल्यू माइनस करी है, मतलब ये हमारा रेगुलर बाय प्रोडक्ट बनता रहता है, तो उस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ओके, in a period a process produced 2000 kgs of main product and 400 kgs of by product, तो टोटल उसने 2000 kgs ही प्रोड्यूस किए हैं और 400 kgs of by product। the cost of production was 5000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारी 5000। 1800 of the main product was sold at 10 per kg, 1800 जो थे वो हमने 10 per kg पे सेल करे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द बाय प्रोडक्ट वाज सोल्ड फॉर 1 पर केजी, सारा का सारा बाय प्रोडक्ट 1 पर केजी का सेल हुआ। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ अपनी सेल वैल्यू, कितने यूनिट मैंने सेल करे हैं, दैट इज 1800
इंटू 10, तो 18,000 आ गई मेरी सेल्स। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसमें ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 0 है। प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी यहां पे कितनी होगी, 2000 पे जो टोटल प्रोडक्शन थी वो मेरी थी 5000, और मैंने जो इस पे जो भी मैंने इसको सेल करा था दैट मींस 400, वो कॉस्ट मैंने यहां से माइनस कर दी, तो ये मेरा हो गया 4600। यही लिखा हुआ है कि कॉस्ट यहां से माइनस करेंगे, Yes, sir. है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना होगा, मेरा 2000 में से मैंने 1800 सेल करे हैं, तो 200 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। Yes. तो पर यूनिट कॉस्ट में कैसे निकालूंगा, अगर मैंने 2000 बनाने में टोटल खर्चा 4600 करा है, क्योंकि इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया ना, Mm-hmm. तो मेरा पर Yes. यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, इट वुड बी 4600 डिवाइड बाय 2000, सो दिस इज 2.3। 2.3 की आ गई मेरी पर यूनिट कॉस्ट। Yes. तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट दिस कॉस्ट 2.3, तो 200 इंटू 2.3, तो 460 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, 4600 माइनस 460, इट इज 4140। तो 4140 मेरा आ गया, तो 4140 मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो प्रॉफिट विल बी 18,000 माइनस दिस, इट शुड बी 13860। 13860, दिस शुड बी द आंसर। Okay. Okay, sir. ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा था, मैंने दोनों तरीके से करवाया था इफ यू रिमेंबर, कि अगर हम इसको वन ऑफ प्रोडक्ट मानते हैं तो हम ना यहां से माइनस करेंगे ना ये चेंज होगा, और जब हम इसको अपना रेगुलर प्रोडक्ट मानते हैं तो प्रोडक्शन में से, टोटल प्रोडक्शन में से माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए भी यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, जिसमें से हम ऑलरेडी 400 माइनस कर चुके हैं। Mm-hmm. Got it, sir. Thank you. ठीक है, सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर हमारा गाइस, फाउंडेशंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गाइस दैट इज कॉस्टिंग मेथड। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है, दिस इज मोर ऑफ थ्योरी। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स चाहिए, बट थ्योरी वाला पार्ट इसमें ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा है। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में अगर तुम्हारे को आएंगे, या जब तुम एग्जाम के क्वेश्चंस भी करोगे, यू माइट फील लाइक कि इसके जो क्वेश्चंस हैं ये तो बहुत ही जनरल से क्वेश्चन है, इसका तो हमारा स्पेसिफिक किसी चीज से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत ही जनरल से क्वेश्चन है। इस टाइप का हमारा ये चैप्टर है कि हमने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग कर ली, अब थोड़े से अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग करते हैं। दीज आर जस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग कॉस्टिंग। अब सबसे पहला हमारा आता है गाइस जॉब और बैच कॉस्टिंग। फर्स्ट इज जॉब और बैच कॉस्टिंग। अब जॉब और बैच कॉस्टिंग क्या होता है गाइस, कि नॉर्मली अभी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग करी थी, ठीक है, हमने नॉर्मल अपना मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्टिंग करी थी। अब सोचो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो काम है, हमारा जॉब वर्क का काम है। मैं बताता हूँ जॉब वर्क का काम क्या होता है। जैसे सिलाई बुनाई वाले लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है उनको पीछे से लोग कपड़ा देते हैं टेलर को, वो क्या करते हैं उस कपड़े को साइज वगैरह देते हैं, वो उस कपड़े को पूरा मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, और बाद में उनको वो चीज वापस कर देते हैं कि ये लो आपका शर्ट मैंने बना दी। कपड़ा ये नहीं खरीदते, कपड़ा उनको कस्टमर ही देते हैं, ये सिर्फ उसमें जो भी मोल्ड वगैरह करना है अपना वर्क करने के बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं। दैट इज काइंड ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, अब ऐसे जो जॉब वर्क वाली कंपनीज होती हैं, उस केस में हम पर प्रोडक्ट कैसे खर्चा निकालें। अब हमें क्या पता कि लेबर ने किस मटेरियल पे कितना टाइम लगाया था। अब शर्ट भी बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स होती हैं, कुछ होता है, तो वहां पे हम कैसे पर यूनिट कॉस्ट निकालें, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब मान लो एक टेलर है, एक टेलर के पास वो सिर्फ शर्ट सिलता है, उसके पास इस महीने 10,000 शर्ट्स आई, 10,000 ज्यादा बोल गया, चलो 1,000 शर्ट्स आई। अब इसमें उसके वो भी लगे होंगे, कईयों में कम कपड़ा लगा होगा, कईयों में ज्यादा कपड़ा लगा होगा, कईयों में लेबर कम लगी होगी, कईयों में ज्यादा लेबर लगी होगी। ठीक है, अब कईयों में मेहनत कम लगी होगी, कईयों में ज्यादा, कईयों में कपड़ा ज्यादा बचा होगा, काफी चीजें होंगी।
तो इसमें अगर हम पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग निकालने बैठे, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेबर के अकॉर्डिंग निकालने बैठे तो भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सेम शर्ट में कई बार कम टाइम लग रहा है, कई बार ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक काम करेंगे, जितना इस पूरे को बनाने में हमारा एक्सपेंस हुआ, जितना इस पूरे को बनाने में हमारा एक्सपेंस हुआ, उसको हम बायफिकेट कर देंगे इन पर यूनिट। जितना इस पूरे को बनाने में हमारा खर्चा हुआ, उसको हम जॉब के अकॉर्डिंग के इस जॉब में हमने कितने यूनिट्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोरेट कर देंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट। ठीक है गाइस? यस सर। Yes, sir. तो जॉब के अंदर, Yes, अब sir. जॉब के अंदर अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, इसका मैं छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूं, हालांकि इट इज रिटन इन माय नोट्स एज वेल, ठीक है, इट इज रिटन इन माय नोट्स एज वेल। तो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डायरेक्ट मटेरियल, हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है वो तो हमें पता ही होगा, यूनिट्स इनटू पर यूनिट, हमें पता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा होगा। डायरेक्ट लेबर भी हमें पता है हमारी कितनी लगी होगी, तो इट इज आवर्स इनटू पर आवर। अब मेरा अगर बिजनेस है, मैंने बहुत सारे टेलर्स अपने अंडर रखे हुए हैं, तो मुझे पता होगा कि मैं उनको लेबर के पैसे कितने दे रहा हूँ। कोई भी अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा है, कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा इन सबका टोटल क्या होता था गाइस? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, परफेक्ट। Prime cost. सो दिस इज प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड कर दूंगा ऑल ओवरहेड्स, तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी थे मैंने ऐड कर दिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद मैंने सारे ऑल नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग, एडमिन, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए, और अब मेरा आ गया टोटल कॉस्ट। तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। तो दिस इज टोटल कॉस्ट पर जॉब, टोटल कॉस्ट पर जॉब, और उस जॉब में मैंने जितने यूनिट्स बनाए थे, सिंपल उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कि पर यूनिट मेरी कॉस्ट क्या है। सिंपल तरीका, अपोर्शन फुपोर्शन वुपोर्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक ही यूनिट बना रहा हूँ, सिंगल तरीके का प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, तो मैं सिंपल जितना टोटल मेरा एक्सपेंस हुआ, जैसे मैं शर्ट बना रहा हूँ, एक ही क्लास की शर्ट है, कुछ नहीं है, कोई अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। और ना मेरा कोई WIP है ना फिनिश गुड्स, शर्ट आती है, बनती है, चली जाती है, क्योंकि मैं कोई WIP फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल तो इतना है नहीं हमारा, हम प्रोडक्शन इन द सेंस नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। तो उस केस में जितना मेरा टोटल खर्चा हुआ है जॉब का, इसको मैं डिवाइडेड कर दूंगा, इस जॉब में टोटल कितने यूनिट्स बने थे, वो आ जाएगा मेरा सिंपल टोटल पर यूनिट कॉस्ट, और सेल से हम सीधा देख लेंगे हमने कितने पैसे कमाए। दिस इज जॉब कॉस्टिंग। अब यहाँ पे ना कभी कभार तुम्हारे को क्वेश्चन में जानबूझ के दिया होगा कि बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, तो मैं ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये कई बार गिवन होगा, शायद नहीं होगा। उसके बाद लिखा होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 30% ऑफ लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 30% ऑफ लेबर कॉस्ट। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी डायरेक्ट लेबर आएगा उसका 30% ये लिख देना। अगर लिखा हो ऑल नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस आर 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 50% ये लिख देना। ऐसे करके भी तुम चीजें कर सकते हो, जहां पे तुम्हारे को खर्चे एक्चुअल नहीं पता कितने हुए हैं, बट तुमने पुरानी एक रेशो, हम बजटिंग कर रहे हैं ना, हमने बजटिंग करके देखा कि ऑन एन एवरेज हमारा इतने % खर्चा हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो वही बजटिंग के टाइम पे हमने यूज कर लिया। दिस इज हाउ जॉब कॉस्टिंग इज डन, एंड जॉब और बैच आर वन एंड द सेम थिंग। जैसे हम प्रोडक्ट्स बैच में बना रहे हैं, हम पर यूनिट नहीं देख रहे, एक पूरा बैच है, इतने किलो का हमारा एक बैच है। जैसे हम, अगर मैं राइस की बात कर रहा हूं, तो इतने किलो राइस का हमारा एक बैच है, तो उस पूरे बैच में हमारे जितने केजी राइस बने हैं, पूरे बैच में हमारा कितना खर्चा हुआ है, उससे हम देख लेंगे कि पर बैच हमारा कितना खर्चा है, एक बैच में इतने यूनिट्स बनते हैं, तो पर यूनिट हमारा कितना खर्चा होगा। यू ऑल नाउ मस्ट बी वंडरिंग कि सर अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या हमें अपोर्शन करना है या ऐसे करना है, सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें, यू आर नॉट राइट नाउ इन अ कंपनी एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट इन अ कंपनी, हम कंपनी में नहीं है,
कंपनी में जाएंगे तो हमारे ऊपर आइडेंटिफाई करना कि हमें अपोर्शन करना है, नहीं करना, ये सब वो सब। अभी हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज कि ये करी कैसे जाती है। जॉब बैच में पर जॉब कॉस्ट कैसे निकालते हैं और जॉब के अकॉर्डिंग पर यूनिट हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है गाइस सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, चलो sir. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग क्या होता है, एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे को क्वेश्चंस आते हैं। F2 में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराता हूं। The work related to job moves through the processes and operation as a continuously identifiable unit. Job costing is most commonly applied within a factory or a workshop, but may also be applied to property repairs and internal asset expenditure. Customers tend to approach a supplier to indicate requirement of a job and then estimate the job, the code जो भी है उस job के लिए उसको करने। In general, procedures of costing batches are very similar to those of costing jobs, as batch is treated as a job during the production. जैसे job का होता है वैसे ही एक batch, एक पूरा batch बनाना, फिर next batch बनाना, तो उसको भी हम job की तरह ही मानते हैं। Once the batch has been completed, cost per unit can be calculated as total batch cost divided by number of units in the batch. Simple. कॉस्ट कार्ड अभी मैंने तुम्हारे को बनवाया था, दैट इज अ कॉस्ट कार्ड। कि कॉस्ट कार्ड क्या होता है हमारा, जब हम पूरा जॉब कॉस्ट शीट निकालते हैं, कॉस्ट कार्ड, वो सेम चीज जो मैंने बताई है, दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट कार्ड। अच्छा, इन्होंने भी कराई हुआ है, ठीक है। मटेरियल, लेबर, ये प्राइम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड इंक्लूड दीज इन एस्टिमेशन ऑफ जॉब, मतलब इसको भी इंक्लूड कर सकती है। मैं कहूंगा कि हम तो इसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। क्यों? हमें तो टोटल कॉस्ट निकालनी है ना जॉब की। हमें अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जो यहाँ खर्चे हुए हैं, तभी तो हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये करते हैं। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो एक बार तुम भी ट्राई करो, आई विल आल्सो ट्राई। देखते हैं इसका आंसर हम कर पाते कि नहीं कर पाते। पढ़ो एक बार सारे, फिर मैं भी करता हूं। अच्छा गाइस, फैक्ट्री कॉस्ट में बताता हूँ क्या होती है। फैक्ट्री कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारी फिगर आती है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। सिक्सटी थ्री आ रहा है। कितना? 63। ओके, एक आंसर है मेरे पास 63। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसको। आई वॉज वेटिंग कि कैसे कैसे करें। चलो सबसे पहले आएगा मेरा, यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालनी है। सो डायरेक्ट मटेरियल हमने 500 ब्राजील बनाए हैं,
मटेरियल कॉस्ट हमें 24,000 दी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर में 200 आवर्स इन वेल्डिंग एट 5 पर आवर, तो 1000, 400 फॉर 10, तो 4000, तो 5000 आ गया मेरा टोटल लेबर का एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद 1000 was paid to hire X-ray equipment for testing the accuracy of the welds, मतलब हमने ये खर्चा इसी पर्पस के लिए करा है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस 1000। तो मेरी प्राइम कॉस्ट जो आ रही है 24 प्लस 5 25 30,000 मेरी आ रही है प्राइम कॉस्ट। अब मुझे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री हाँ कॉस्ट आपने बताया था प्राइम कॉस्ट ही है ना बेसिकली, क्या चीज? आपने नहीं 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 फैक्ट्री नहीं, कॉस्ट फैक्ट्री बताया कॉस्ट मैंने था। बताया था, नहीं अभी मैंने लिखा था फैक्ट्री कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अरे ये गलत निकाल दिया मैंने। ओके नेवर माइंड, कंटिन्यू ओके सर। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है लेबर लगी है 200, यहाँ 400, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रियो मैन्युफैक्चर्स ब्राजील टू ऑर्डर एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड। अब बजटेड ओवरहेड हमें बताया हुआ है कि वेल्डिंग में टोटल इतना खर्चा होता है और बजटेड लेबर आवर इतने हैं, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर हमारा कितना है? इट इज 12,000 डिवाइड बाय 3,000, तो 4 है यहाँ का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और यहाँ का 10 हो जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें पर लेबर आवर दिया हुआ है कि जो ओवरहेड्स का खर्चा है, ओवरहेड्स का खर्चा क्योंकि यहाँ पे लेबर आवर के अकॉर्डिंग, तो ओवरहेड्स का खर्चा लेबर आवर के अकॉर्डिंग होता है और इतना खर्चा हुआ है, तो वेल्डिंग का खर्चा होगा 4 पर लेबर आवर, असेंबली का खर्चा होगा 10 पर लेबर आवर। यहाँ पे लेबर ने कितना काम किया वेल्डिंग वालों ने? 200 आवर्स, तो 200 आवर्स वेल्डिंग वालों ने काम किया है, तो ओवरहेड का खर्चा पर लेबर कितना है? 4, तो 800। और वेल्डिंग वालों ने सॉरी असेंबली वालों ने काम किया है 400 आवर्स और उनका जो ओवरहेड अपॉर्शन रेट पर लेबर आवर है दैट इज 10, सो 4000 आ गया हमारा ये, सो 4800 आ गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है इट विल बी 30,000 प्लस 4800, सो 34800, सो 34800 आ रही है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 34800 प्लस सीधा 25% कर लेता हूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 43500, कि इतनी मेरी आ रही है टोटल कॉस्ट। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अब मैंने कितने यूनिट्स बनाए थे? आई मेड 500 यूनिट्स, तो 43500 डिवाइड बाय 500 यूनिट्स डिवाइड बाय 500, सो इट इज 87। ये थोड़ा सा हिल गया, तो 87 गाइस इज माय आंसर। सर कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स? प्राइम कॉस्ट तक तो आ गया समझ। हाँ एक सेकंड में थोड़ा इसको एडजस्ट कर दूं। हाँ देखो, सो हम जब भी खर्चे निकालते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों निकालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे निकल के प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारा वेल्डिंग डिपार्टमेंट है उसमें इतना ओवरहेड का खर्चा होगा, असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें ओवरहेड का हमारा इतना खर्चा होगा, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट में टोटल लेबर आवर इतने लगे थे। अब हमें जब भी खर्चे अपोर्शन करने होंगे, अगर हमें पर यूनिट देखने हैं या पर आवर देखने हैं, तो जो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, इस क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं पता कि ओवरहेड एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए कितने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमने पहले पढ़ा था कि हम यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस देखेंगे टोटलिटी में, टोटल लेबर आवर इतने लगते हैं, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर हमारा है $4, कि वेल्डिंग वालों का 1 घंटे का डायरेक्ट लेबर तो उनको मिलती है, लेकिन ओवरहेड का भी $4 का उनको एडिशनल हमारा ओवरहेड का खर्चा उनका होता है। सेम फॉर असेंबली। हमें पता है हमने जो ये काम करा है इसमें टोटल 200 वेल्डिंग वालों के टाइम लगे, 400 असेंबली वालों का टाइम लगे, तो 200 आवर्स जो उनके लगे हैं, डायरेक्ट मटेरियल तो उनको डायरेक्ट तो लेबर मिलेगी उनको, ओवरहेड जो एब्जॉर्ब करेंगे वो भी इस बेसिस पे करेंगे। सो 200 इंटू 4 800 आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड हमारा वेल्डिंग का खर्चा, और 400 इंटू 10
4000 आ जाएगा असेंबली का खर्चा, क्योंकि ये जो खर्चा है ये है टोटल, जो हमने टोटल करा है और इतने लेबर आवर के लिए, जबकि इस जॉब में इतने कम लेबर आवर लगे, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स इनके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तुम चाहो तो प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो सिंपल मैथ से। कैसे? टोटल खर्चा हमारा हुआ है 12,000 फॉर 3,000, तो 200 के लिए कितना होगा? सो 12,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 3,000, ये भी तुम कर सकते हो, वो भी आंसर तुम्हारा 800 ही आएगा कि 12,000 खर्चा हुआ था टोटल 3,000 लेबर्स के लिए, लेबर आवर के लिए, जबकि हमारे जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं टोटल एक बैच जो बनाया है उसमें सिर्फ इस लेबर के 200 आवर्स लगे, तो 200 के अकॉर्डिंग कितना खर्चा हम लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। और सर क्लियर है सबको? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। ओके। फिर हमें बोला तो गया है कि, हाँ बोलो। ये 43,500 क्या है? देखो उसके बाद हमें क्या बोला गया है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो मैंने इस पे 25% लगा दिया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओके एक्सपेंस, तो मैंने डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया यहाँ, तो वरना तुम ओके यहाँ पे करोगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका 25% इसका, वो एक्चुअली यहाँ ना वो पहले भी चेंज हो गया था इसलिए वो आता है 8,700, ओके तो सर, वो गॉट मैंने इट। इसमें ऐड करके मेरा आ गया टोटल कॉस्ट। देखो देखो, टेक 2 मिनट्स, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड सर। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। चलो फटाफट से एक्टिविटी नंबर 2 का मेरे को आंसर बताओ क्या होगा। सर 3,000 आ गया। 3,000 sir. 3,000। 3. ओके, दो बच्चों का 3,000 आया है, सफा रहेगी आई थिंक। सर मेरा आ सफा गया आया आंसर? 3,000। यस सर। 3,000, ठीक है 3,000 आ गया, 3,000 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट गाइस। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइसिंग ऑफ अ जॉब, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जिन्होंने F3, तुम सबने F3 आई थिंक करा ही हुआ है, अगर नहीं करा हुआ जस्ट मैं बताता हूं। अगर टर्म लिखी हुई है मार्जिन, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स, अगर लिखा हुआ है टर्म मार्कअप, मार्कअप मतलब ऑन कॉस्ट, मतलब अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है मार्जिन, मतलब सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकलेगा प्रॉफिट, तो यहां क्या होगा इस केस में कि जो भी सेल्स है इनटू परसेंटेज वो आएगा हमारा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है मार्कअप, तो जो भी कॉस्ट है कॉस्ट का इनटू परसेंटेज आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो जैसे हमने क्वेश्चन करा था, जो मैंने एक्स करके बताया था, ये वही चीज है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ये तुम सबको पता ही है। तो सीधा सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 2 करो और मेरे को आंसर बताओ इसका।
गाइस आंसर बताओ। सर सीटी चलो का फर्स्ट सेलिंग प्राइस 187 फर्स्ट का क्या आ रहा है? 187.5. देखो आंसर्स ये हैं, मैं भी साथ साथ करता हूँ। फर्स्ट इज कॉस्ट हमें दी हुई है 150 सर वो रहे मेरे तीनों और मैच। सेलिंग प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन मार्जिन, मतलब ऑन सेल्स। तो लेट सेल्स बी एक्स, हम प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हमें पता है सेल्स, लेट सेल्स बी एक्स, सो 20/100 एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 150। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो 150 इज इक्वल टू 80x/100। तो x तुम्हारा आ जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सो 187.5। पहले मेरे को बताओ तीनों के आंसर आ गए हैं ये? Yes, sir. The same. यस सर, हाँ आ सर गया। तीनों मैच हो रहे हैं। परफेक्ट, तो मेरे को कराने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है ना, बस फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर मार्जिन दिया हुआ है तो प्रॉफिट सेल्स पे कैलकुलेट होगा, और अगर हमारे को मार्क अप दिया हुआ है तो प्रॉफिट विल बी कैलकुलेट ऑन कॉस्ट, अगर हमें मार्क अप दिया हुआ है। दैट्स इट, बस ये चीज याद रखनी है और कुछ नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज सर्विस कॉस्टिंग। अब सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है गाइस, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझने में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है मुझे समझाने में भी दिक्कत आए, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको जितना इजी हो सकता है वैसे करा। ठीक है, अब सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है? अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एयरलाइंस की बात करता हूं, अभी मैं बात करता हूं एयरलाइंस की। ठीक है, ध्यान से सुनना। एयरलाइंस, अब एयरलाइंस जो हैं उनको, जो ध्यान से सुनना, उनको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है किस चीज की? जो पैसेंजर है उनको पैसेंजर की कॉस्टिंग निकालनी है कि पर पैसेंजर हमारा कितना खर्चा हुआ, पर पैसेंजर हमारा कितना खर्चा हुआ। ये एक एयरलाइन है, मैं लिख देता हूं। कॉस्टिंग जो उनको निकालनी है वो निकालनी है कि पर पैसेंजर उनको कितना खर्चा हुआ, ये चीज उनको निकालनी है। तो अब ध्यान से सोचना, ये है प्लेन, ये कभी यहां भी जाता है, कभी ज्यादा दूर भी फ्लाई करता है, कभी ऐसे स्टॉप्स में भी जाता है ये। ठीक है, कभी हो सकता है यहां भी जाए, कभी हो सकता है काफी दूर जाए, कभी हो सकता है यहां जाके दोबारा ऐसे घूम फिर के लैंड करे, जैसे मर्जी। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ ट्रैक्स, और कभी पास कभी दूर। अब कुछ पैसेंजर होंगे जो यहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ पैसेंजर होंगे जो वहां तक के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे। सोचो इस फ्लाइट में, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, ये दो डेस्टिनेशन है। इस फ्लाइट में थे 100 पैसेंजर, इस फ्लाइट में थे 80 पैसेंजर, जस्ट एन एग्जांपल। इस फ्लाइट में थे 100 पैसेंजर, इस फ्लाइट में थे 80 पैसेंजर। टोटल जो उसका खर्चा आया, टोटल जो उस एयरलाइन का इन दोनों प्लेन्स को चलाने का खर्चा आया, वो खर्चा इसका टोटल आया लेट्स से $2 लाख, या 2 लाख नहीं, $360। इतना इसका टोटल एक्सपेंस आया इन दोनों प्लेन्स को चलाने में, फ्लाई लैंडिंग रेंट रूम सब कुछ मिला के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने ऊपर बैच कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा था। टोटल एक्सपेंस इसका इतना आया इन दोनों प्लेन्स का। तो अगर यहाँ पे मुझे पर यूनिट खर्चा निकालना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मुझे कॉस्टिंग पता होगी पर यूनिट, तभी तो मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा ना कि टिकट्स का प्राइस क्या रखूं। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं इसको 360 डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर मेरे कितने हो गए थे ट्रैवल 180, अगर मैं डिवाइड बाय 180 करूं, तो मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है अप्रोक्सीमेट $2000 पर पैसेंजर। दोनों से मेरी कॉस्टिंग आ रही है $2000 पर पैसेंजर। अब तुम मुझे सोच के बताओ, क्या कभी ऐसा होगा कि इनके लिए भी कॉस्ट 2000 है जबकि इनका तो ट्रैवल बड़ा कम है? इनके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनके लिए कॉस्ट भी उतनी है कि इनका ट्रैवल तो इससे शायद 4 टाइम ज्यादा ट्रैवल होगा। तो अगर मैं पर पर्सन 200 लगा के चलता हूं, तो देखा जाए इनके लिए तो बहुत ज्यादा, इनको बहुत फायदा होगा इस चीज का। अब सोचो 2000 अगर कॉस्ट है,
मैं इसमें प्रॉफिट लगाता हूँ, लेट्स से मार्कअप 40%, तो 800 का मैंने प्रॉफिट लगा दिया, तो 2800 की सेलिंग प्राइस टिकट होगी। क्या ये सेम प्राइस इनको और मैं इनको चार्ज करूंगा? नहीं सर, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। नो सर। है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो कहते हैं ना सीआईडी में दया, कुछ यस तो सर। गड़बड़ है, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे करने बैठेंगे तो इस केस में हम कैसे इसका आंसर निकालें, क्या करें? तो हमने क्या करा, हमने यहां पे एक और चीज ऐड कर ली, क्या कि कितने किलोमीटर ये डिस्टेंस था, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था। लेट्स से, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस था हमारा 2000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था हमारा 3000 किलोमीटर, या 3000 नहीं 6000 किलोमीटर, ये आई थिंक काफी ज्यादा हो जाएगा, बट चलो एनीवेज 600 कर लेते हैं। ये डिस्टेंस था हमारा 200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था हमारा 600 किलोमीटर। तो मैंने यहां पे निकाला कि टोटल पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स, कि टोटल पैसेंजर इनटू टोटल किलोमीटर जब मैंने करा, इट इज 180 इंटू 800, 180 इंटू 800। सो ये मेरा आया 144,000। तो ये मेरा आया टोटल पैसेंजर एंड इंटू टोटल किलोमीटर। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 144,000 से। अब ध्यान से देखना क्या सही होगा। अब 144,000, मेरा आंसर आ रहा है 2.5। अब जो ये 2.5 निकला है ना गाइस, दैट इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर। दिस कॉस्ट इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये देखना है कि इस फ्लाइट के लिए टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, कितने किलोमीटर होते हैं 200, सो 200 किलोमीटर इंटू 2.5, दैट मीन्स 500 कॉस्टिंग होगी मेरी पर पैसेंजर इस एयरलाइन के लिए। तो ये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकती है। और ये है 600 किलोमीटर, तो 600 इंटू 2.5, ये आई थिंक 1500 आएगा। हाँ, तो 1500 ये कॉस्टिंग होगी, वो यहां पे अपना प्रॉफिट ऐड करके टिकट का प्राइस बना सकती है। अब बेटर है या पहले बेटर था? अब बेटर है सर। सर अब बेटर है। तो ये जो होता है दैट इज, इसको मैं जो अपनी देसी भाषा में बोलता हूं, दैट इज एनी कॉम्बिनेशन। दिस इज एनी कॉम्बिनेशन, कि जब भी हम सर्विसिंग करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर मोर देन वन थिंग्स इन्वॉल्व, तो हम इस तरह से अपना आंसर निकालेंगे कि हम उनको कंबाइन कर लेंगे। तो जैसे हमने टोटल पैसेंजर को कंबाइन कर लिया, टोटल किलोमीटर को कंबाइन कर लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पैसेंजर इंटू टोटल किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर हमारा इतना खर्चा आया। ठीक है, दैट इज हमारा सर्विस कॉस्टिंग। तो इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली वही है, टोटल कॉस्ट पर पीरियड फॉर पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स इन दैट पीरियड। अब सर्विस यूनिट्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। सीधा एक काम करते हैं, इसकी एक एक्टिविटी करते हैं। ये छोड़ो एक्टिविटी, ये तुम्हारे को कोई पूछने नहीं वाला, ऐसी एक्टिविटी तुम्हें आने भी नहीं वाली। पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, रुको, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है कि बताओ होटल्स के केस में हम कैसे निकाल सकते हैं। होटल्स के केस में हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉस्ट? इट कैन बी पर बेड, इट कैन बी पर बेड, पर नाइट, क्योंकि कई लोग 4 दिन के लिए रहते हैं, कई लोग 2 दिन के लिए स्टे करते हैं, कई लोग महीना महीना स्टे करते हैं। तो पर बेड पर नाइट, और कितने लोगों ने स्टे किए, तो नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपाइड, तो पर बेड पर नाइट ऐसे निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए क्या है, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे को ऐसे पूछने भी नहीं वाले, ये छोड़ो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये करते हैं एक्टिविटी इलस्ट्रेशन नंबर 3, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, कि इलस्ट्रेशन पढ़ के थोड़ा सा हमारे को एक इंटरेस्ट आए इसमें। तो इन द लास्ट ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। टोटल केजी ऑफ एक्सेस बैगेज कैरिड, कि हमने टोटल केजी एक्सेस बैगेज इतना कैरी करा था। टोटल माइल्स एक्सेस बैगेज कैरिड, के जो बैगेज था टोटल माइल्स हमने इतना कवर किया था। और टोटल जो हमारा खर्चा हुआ था वो हुआ था 6 मिलियन। हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 2 kg एंड एक्स्ट्रा 500 किलोमीटर्स। अगर मैं 2 kg को 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके जाता हूं, अगर 2 kg को मैं
5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके जाता हूं तो मेरा कितना खर्चा होगा। तो यहां पहले मुझे निकालना पड़ेगा पर केजी पर किलोमीटर। सो टोटल कॉस्ट इज 6 मिलियन, तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल मैंने जो वेट कैरी किया था बैगेज दैट इज 32,000 और टोटल किलोमीटर ट्रेवल किए थे दैट इज 25,000। सो 32,000 इंटू 25,000 ये आ रहा है मेरा 123। ओके, सो 6 डिवाइड बाय इट इज $0.0075। तो पर किलोमीटर पर केजी मेरा जो आंसर आ रहा है $0.0075 कि पर केजी पर किलोमीटर बैगेज का इतना खर्चा है। तो 2 केजी का कितना होगा और कितने किलोमीटर के लिए 5,000 के लिए, तो 0.0075 2 केजी इंटू 5,000। सो दैट मीन्स $75 का मेरा एक्सपेंस आना चाहिए। तो $75 का मेरा एक्सपेंस आना चाहिए अगर मैं 2 केजी को एक्स्ट्रा 5,000 किलोमीटर पे लेके जाता हूं। इट वुड कॉस्ट मी $75। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इनसे। $75 क्लियर है गाइस ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम सर्विस कॉस्टिंग की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, यहां से पढ़ते हैं। तो अब एक काम करते हैं, आई एम गिविंग यू ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि क्लास मैंने बताया थोड़ी सी लंबी हो गई आज, काफी ज्यादा चीजें हमें करनी है। तो तुम एक काम करो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसमें कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना, ठीक है। जस्ट रीड दिस वेरी केयरफुली। इसमें कुछ ज्यादा लर्निंग नहीं करनी तुम्हें, ये चीज तुम्हारे को थोड़ी पता होनी चाहिए बस, कि जो सर्विसिंग होती है उसके कैरेक्टर, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये कर लेना। क्योंकि कई बार एमसीक्यू में इसका छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, पूछा जा सकता है। लॉजिकल आंसर देना है, हम रट्टाफिकेशन नहीं मारेंगे कि ऐसे ऐसे, लॉजिकल आंसर देना। बट एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो। आई एम गिविंग यू ब्रेक टिल 8:40।
पढ़ लिया गाइस ये? नहीं नहीं इतने शुरू नहीं करा, पढ़ लिया गाइस सबने? यस सर, समझ गया। यस सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गाइस यहाँ पे, दैट इज ये इन्होंने क्या डाला हुआ है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है, इसको जस्ट लीव दिस थिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज एबीसी कॉस्टिंग। ये तुम्हारा जो एबीसी है, ये तुम्हारा F5 में इन डिटेल है, मतलब F5 में तुम्हारा ये पूरा प्रैक्टिकल होगा। इस सब्जेक्ट में ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। अब थ्योरी क्या है, अभी हम क्या करते हैं, अभी तुमने देखा होगा हम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे मशीन एक्सपेंसेस है, या हमें बोल दिया कि जो हम जैसे ऊपर देखा था हमारा था वेल्डिंग का, वेल्डिंग के जो हमारे खर्चे थे वो खर्चे हमने पोर्शन कर दिए इन लेबर आवर्स, ये चीज हमने करा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि जो वेल्डिंग है ना, इसको और डिफरेंट टाइप्स में बांटो, और डिफरेंट टाइप्स में बांटो, और डिटेल करो इस चीज को, ताकि हमारी और एक्यूरेट कॉस्ट है कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट में मशीन्स कितनी है, मशीन में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। वेल्डिंग डिपार्टमेंट में लेबर कितनी है, लेबर में कितना खर्चा हुआ है। जैसे अभी हम क्या करते थे, हमने क्या किया था, हमें, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि देखना ध्यान से सुनना, कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट का जो टोटल एक्सपेंस था, ओवरहेड था, टोटल ओवरहेड था, दैट वाज 3 लाख, ठीक है। यहां पे लेबर हमारी लगी है 3000 आवर्स या 300 आवर्स, और मशीन चली है 60,000 आवर्स। 60,000 आवर्स मशीन चली है और 3,000 आवर्स हमारी लेबर चली है। तो तुम मुझे बताओ, वेल्डिंग का खर्चा तुम किस बेसिस पे अपोर्शन करोगे, लेबर पे या मशीन पे? मशीन। सर मशीन पे। बिल्कुल सही, हम इसका खर्चा मशीन पे करेंगे, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि मशीन ओरिएंटेड है, लेबर मशीन और ओरिएंटेड ज्यादा नहीं है, है। जरा सी लेबर लगी है, बिल्कुल सही। तो हमने सिर्फ एक ही बेसिस पे इसको अपोर्शन कर दिया। एबीसी कहते हैं कि नहीं ये गलत है, यहाँ लेबर भी तो लगी है, तो ये खर्चे में लेबर का कितना खर्चा है ढूंढो, ये खर्चे में मशीन का कितना खर्चा है ढूंढो, ये खर्चे में और कौन से खर्चे हैं वो ढूंढो। तो हर खर्चे को उस चीज के अकॉर्डिंग अपोर्शन करो। ऐसा नहीं है कि एक खर्चे को जो तुम्हें बेसिस ठीक लग रहे हैं उसके बेस पे करो। इस खर्चे को बाइफरकेट करो कि लेबर को टोटल कितने पैसे दिए, मशीन में कितना खर्चा हुआ है, और क्या खर्चे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना है। So ABC based costing is a modern alternative to absorption costing, which attempts to overcome the problem of costing in a modern manufacturing environment. Traditional absorption costing uses a single basis of absorption of all overheads into cost unit. A business will choose the basis that best reflects the way, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो आगे क्या होगा, अब एबीसी में क्या होगा, प्रोडक्शन, अरे एबीसी में क्या होगा, अब ये और डिटेल होगा। इट इज production overheads are by no means all volume related or hence or single basis for absorption, example labor hour, and would not adequately reflect complexity in the production certain product basic. ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिर्फ लेबर आवर के बेस पे होगा या मशीन आवर के बेस पे होगा कि सारा मशीन चल रही है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। ABC is an extension of absorption costing, specifically considering what causes each type of overhead category to occur, that is, what the cost drivers are. Each type of overhead in absorption costing uses different basis depending upon cost driver. जैसे वहां पे हमने कॉमन मान लिया था कि मशीन आवर के अकॉर्डिंग प्रोरेट कर लेंगे, यहां हर चीज को हम देखेंगे कि टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है एक डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ है, दिस इज डिपार्टमेंट 1, उसमें टोटल इतना खर्चा हुआ है। अभी तक हमने क्या किया था, डिपार्टमेंट 1 का जितना भी टोटल खर्चा हुआ था उसको, अगर वो लेबर ओरिएंटेड है या मशीन ओरिएंटेड है, उसके अकॉर्डिंग पोर्शन कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, हम खर्चे को और डिटेल में जाएंगे कि प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट कितनी लगी है, मशीन ऑयल और मशीन रिपेयर में कितना खर्चा हुआ है, सुपरवाइजर को कितनी सैलरी दी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है। अब इनको किस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर सेटअप, कि कितने सेटअप्स हमने करे हैं, टोटल सेटअप का इतना कॉस्ट इतना, तो पर सेटअप क्या होगा। मशीन आवर्स टोटल कितने लगे हैं, तो ये खर्चा मशीन आवर्स में,
सुपरवाइजर सैलरी नंबर ऑफ लेबर आवर में, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कितने लगे, ठीक है, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हुए हमारे, उसके अकॉर्डिंग। तो हालांकि तुम्हें ये इन डेप्थ लर्न नहीं करना, ये तुम्हारा F5 का पार्ट है, बट ये कह रहे हैं कि हम एब्जॉर्प्शन सिंगल बेसिस पे नहीं, एक डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हुए हैं हर एक को अलग कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट निकालेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि एक मशीन में टोटल कितना खर्चा लगता है, हमारी कॉस्टिंग और ज्यादा एप्ट आए, कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो और एप्ट आए। इसके लिए हम करते हैं एबीसी कॉस्टिंग। तुम्हारे को सिर्फ थ्योरी जाननी है यहाँ पे। क्लियर है गाइस? Ustaz, teacher, this number of production setups, what does it mean by? प्रोडक्शन सेटअप होता है कि देखो जैसे एक फैक्ट्री है, अब जैसे वही राइस वाला है, राइस वाला जो हमने राइस शेलर मैंने तुम्हें बताया था, ये राइस शेलर जो Yes. था, तो होता क्या है, ये जो राइस शेलर होता है ना, इसको अगर हम एक बारी सेटअप करते हैं, मतलब स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले इसमें बहुत सारा पानी डलता है, इसमें बहुत सारा तुम लगा लो ग्रीसिंग होती है इसकी, एक लेबर है वो सारी इसकी सफाई करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद इसमें से पर्टिकुलर इतने केजीज निकलते हैं। तो उसके बाद दोबारा अगर हमें इसमें केजीज निकालने हैं तो हमें इसको दोबारा से इसमें पानी डालना पड़ेगा पुराना निकाल के फिर। तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं दैट इज सेटअप कॉस्ट, कि टोटल सेटअप कॉस्ट हमारी कितनी आई थी उस पीरियड में, जैसे एक साल में, और एक साल में कितनी बार हमने मशीन को सेटअप किया था, Okay. Okay. ठीक है। Yes. sir. अब स्टेप्स इन एबीसी कॉस्टिंग क्या होते हैं, तो स्टेप्स इन एबीसी कॉस्टिंग आर ग्रुप overheads into activities according to how they are driven. These groups are known as cost pools. जैसे हमने पूरा एक जो डिपार्टमेंट का खर्चा था उसमें कॉस्ट पूल निकाले कि कौन कौन सा खर्चा किस चीज के लिए हुआ है। Then identify cost drivers for each activity. What causes the activity to be incurred? कि किस किस चीजों की वजह से वो खर्चा हुआ, जैसे अभी प्रोडक्शन रन था। Then calculate cost per unit of cost driver. एक कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग कितना खर्चा आ रहा है वो निकालो। Then absorb activity cost into production based on uses of cost driver. कि जितने यूनिट्स हमने बनाए हैं उनको बनाने में कितने प्रोडक्शन सेटअप लगते हैं, उनको बनाने में कितने मशीन आवर लगते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट कॉस्ट निकालो। दैट इज हमारा एब्जॉर्प्शन यूजिंग एबीसी मेथड। अब एबीसी और ट्रेडिशनल में फर्क क्या है? एबीसी अवॉइड्स रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट। यहाँ पे एबीसी में रीअपोर्शनमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट में हम खाली लेबर नहीं देख रहे हैं, हर चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक बारी में हमने देख लिया कि इस डिपार्टमेंट का जो सर्विस डिपार्टमेंट है किस किस चीजों में खर्चा हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट ड्राइवर निकाल दिए, रादर देन अपोर्शन करने के कि इसमें लेबर इतनी है इसमें इतनी है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं होती। As ABC uses many cost drivers as absorption basis, ABC absorption rate should link more closely to the cost of overhead, कि ABC से overhead costing हमें और accurate पता चलती है। ABC absorption rate should lead to more accurate product costing and therefore better decision making. And ABC recognizes that overhead costs arise out of diversity and complexity of operation. के overhead जो खर्चे हुए हैं, अभी तो हमने सिंपल देखा सर्विसिंग वाले का इतना खर्चा है overhead का, वो हमने डिपार्टमेंट में प्रोरेट कर लिया, लेकिन यहां से हमें पता चलेगा कि वो जो खर्चा है वो खर्चा क्यों हुआ है, क्या रीजन है उस खर्चे को होने का, कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चा हुआ है किस चीज के लिए खर्चा हुआ है। अभी तक तो हमने वो देखा ही नहीं था, यहां हमें पता चलेगा। दैट इज एबीसी कॉस्टिंग। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, जस्ट थ्योरी। F5 में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें सोच के लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक होने वाला है। कुछ नहीं है, देख के लगता है डर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। थ्योरी इसकी एक बार तुम्हें घर पे पढ़नी पड़ेगी। आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू रीड दिस, समझा दिया मैंने, एक बार इसको घर जाके पढ़ लेना। क्लियर है गाइस? Yes. Yes, sir. अब Yes, आता है sir. हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये चार्ट सबको याद है? ये चार्ट कहीं पे देखा था हमने पहले? हाँ सर। यस सर, ये आया था पिछले चैप्टर में। ये वही Chapter सेम 4. चार्ट है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, वही सेम चार्ट है यहाँ पे। किसमें? प्रोडक्शन लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना इसका नाम? वही है ये, दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वही चीज है ये। So, टेबल product भी life same to cycle same basic- दिया हुआ होगा।
सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है, देखो वही है, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है ये ना। तो याद है तो सर, स्किप अब कर यहाँ क्या हुआ, दो, स्किप कर दो सर, ये याद है। नहीं यहाँ ना मैं तुम्हारे को एक जो चीज मैंने बतानी है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। चलो मैं एक बार करा देता हूँ, एक बार करा देता हूँ। देखो अब एक जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है पहले होती है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टेज, जिस अभी के वो लॉन्च नहीं हुआ मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ अभी उसकी डेवलपमेंट चलती है, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया, दैट मीन सेल्स हमारी अभी तक जीरो है। तो ये होते हैं हमारे प्रॉफिट, दिस इज सेल्स। तो स्टार्टिंग में तो हमारे खर्चे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं चलेगा नहीं चलेगा। तो इस टाइम पे हमारी नो सेल, कोई सेल नहीं होती और सिर्फ हमारे कॉस्ट होते हैं, कॉस्टिंग हमारी हाई होती है अभी इस टाइम पे क्योंकि हम वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, इस स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट आया जहां पे हमारा ये बेसिकली यहाँ ऐसे आएगा कि यहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, कि प्रोडक्ट को हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो सेल्स बढ़नी स्टार्ट हुई और हमारे प्रॉफिट भी बढ़ने स्टार्ट हुए, लेकिन एक्सपेंसेस भी काफी हाई होते हैं यहाँ पे क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, मशीन्स परचेज करेंगे, फैक्ट्रीज रेंट पे लेंगे, सैलरीज बढ़ेगी, तो खर्चे भी यहाँ पे हाई होते हैं। तो लो सेल्स, यहाँ पे होंगी हमारी लो सेल्स, यहाँ पे होंगी हमारी हाई कॉस्ट, कॉस्ट काफी हाई होंगी हमारी यहाँ पे। तीसरा आता है ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन सेल्स हो जाएगा, यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा, रैपिड इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स अगर होगी, ज्यादा यूनिट बिकेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन मोर और लेस चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में बहुत मोर और लेस चेंज, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो नहीं होते। मैच्योरिटी स्टेज मतलब पीक स्टेज, यहाँ पे हमारी सेल बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके, हाईएस्ट सेल है, तो सेल स्टेबल होगी हमारी, यहाँ पे सेल होगी स्टेबल, वेरिएबल कॉस्ट भी स्टेबल, फिक्स कॉस्ट भी हमारे जो चल रहे हैं वही होंगे। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे हमारी सेल कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होने शुरू हो जाएंगे और फिक्स कॉस्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। कुछ ऐसा खास नहीं है, तुमने पढ़ा हुआ है, बट जस्ट यहाँ पे हमें हर चीज को कॉस्टिंग से लिंक करना है, ठीक है, वी हैव टू लिंक इट विद द कॉस्टिंग। सिंपल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, बट मेरे को तुम्हारे को थोड़ा सा एक फटाफट से रिवाइज कराना था। अब जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन क्या है, व्हाट आर बल्क ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट नॉर्मली, व्हेन आर bulk of product life cycle cost normally determined, तो that is, एक सेकंड, when are bulk of product life cycle cost are determined, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की पूरे लाइफ साइकिल की कॉस्ट हम कब डिटरमाइन करते हैं। तो हम बजटिंग कब से स्टार्ट करनी शुरू करते हैं, हम बजटिंग स्टार्ट करते हैं शुरू यहां पे करनी, जब हमारा प्रोडक्ट बन हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, इस डेट को हम पूरी बजटिंग करेंगे कि प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल क्या है। तो ये बेसिकली एज अ बिजनेसमैन हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपना बजटिंग। ये सारी जो चीजें हमने पुरानी पढ़ी है ना, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन, एबीसी, ये सब बजटिंग कर रहे हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना आने वाला है। वैसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इस डेट को हम बजटिंग करेंगे जब मार्केट में लॉन्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट कितने साल तक चल सकता है, कितने इसके हाईएस्ट यूनिट बिक सकते हैं, ये सारा हम पहले प्लान करते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर हम अपना डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है। सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट आर नॉर्मली डिटरमाइंड एट डेवलपमेंट स्टेज, जब डेवलप कर रहे हैं तब देखेंगे, ठीक है। चलो एक्टिविटी नंबर 5, इसका मुझे आंसर दो।
सभी कुछ इंक्लूड करेगा। Sir, C. सर आई थिंक सारे इंक्लूड करेंगे। सर आई थिंक सारे करने चाहिए। या से तो सबने मुझे आंसर जो दिया है दैट इज ऑल, है ना? No, I think Sir C. Only 4. ओनली 4 प्रोडक्शन Because I कॉस्ट? think नहीं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग भी आएगी, प्लानिंग भी आएगी, प्रीलिमिनरी डिटेल सब कुछ आएगा ना इसमें। तो well, I think जब all हम of them. ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करेंगे तो पूरी लाइफ जो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग खर्चे होने वाले हैं सारे देखेंगे ना, तो इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, अब नेक्स्ट जो गाइस हमारा टॉपिक आता है दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। टारगेट कॉस्टिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब टारगेट कॉस्टिंग जो इन्होंने बनाया, ये कैसे बनाया देखो। अब मैं इसका कोक और पेप्सी से लिंक करके चलता हूं। कोक और पेप्सी, इससे मैं लिंक करके चलता हूं। कोक की जो एक बॉटल है 2 लीटर्स वाली, वो लेट से 150 की है। पेप्सी की भी 150 की है, लेट से, या चलो कोक की 150 की है। अब मार्केट में एक कॉम्पिटिटर आया जिसका नाम था कोला। जस्ट एग्जांपल, एक कोला ब्रांड आया, वो भी बिल्कुल सेम जो कोक है वो बना के बेचता है, हालांकि कोका कोला है, बट जैसी नया दूसरा कॉम्पिटिटर आया, उसने बोला कि मेरे को अभी कोक बना के बेचनी है। उसको पता है कि वो प्राइसिंग इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, कि उसको पता है इससे ज्यादा में तो बिकेगी नहीं। इससे कम करेगा तो फिर कोक इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर इसने अपना प्राइस 140 कर दिया, कोक को 1 मिनट लगेगा, वो भी 140 कर लेगा। वो शायद 130 कर ले, इसकी नया ब्रांड है, इसकी बेचारे की सेल कम हो जाएगी। तुमने कभी भी मार्केट में नोटिस किया हो, जब भी कोई नया ब्रांड आता है ना, उसकी जो प्राइसिंग होती है ना, वो दूसरे ब्रांड के एट पार होती है हमेशा। कभी भी देखना, जैसे मैगी आई थी पहले, 10 रुपए की मैगी आती थी, ठीक है, फिर उसके बाद टॉप रेमन आया, वो भी 10 रुपए का ही आया, जबकि वो सस्ता दे सकते थे। वो क्यों नहीं देते? क्योंकि दूसरा ब्रांड ऑलरेडी इतना इस्टेब्लिश हो चुका है, उनके पास इतना पैसा है वर्ल्ड वाइड, कि वो ये अगर कोई चीज 130 की देगा, वो भी 130 का दे देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये फर्क पड़ जाएगा कि इसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रहा ना कि हाँ जिसको पी के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। सेम चीज ही तो है, टेस्ट अलग है, बल्कि इस पे तो लोगों को रेपुटेशन भी है, इस पे नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अपनी कॉस्टिंग जो है उसको रखेगा 150 ही, एट पार जो इसने रखी हुई है। अब बात ये है, वो ये कॉस्टिंग तो उसने डिसाइड कर ली कि मेरा जो सेल प्राइस होगा दैट इज 150 होगा। अब कोक जो है वो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन लेके चलती है, वो लेट से लेके चलती है 40%। उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सेल्स पे। तो दैट मीन 60 इसका प्रॉफिट हो गया, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 90। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 90। अब कोला वाला बोलेगा कि भाई देख, वो इतना बड़ा ब्रांड है, उनके तो डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह भी सब कुछ होती है, मेरे को कुछ भी करके अपना 50% प्रॉफिट निकालना है। मतलब मेरे को ये जो एक आइटम है वो किसी भी तरह से 75 में बनानी। मतलब यहां पे उसने कॉस्ट देख के सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं किया, उसने कॉस्टिंग एक्चुअल जो है, एक्चुअल देख के उसने सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं किया कि मैं इतना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करूंगा, नहीं। उसने सेलिंग प्राइस देखा और उसके अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश किया कि ये चीज मुझे मिनिमम इतने में, मैक्सिमम इतने में बनानी है। इससे ज्यादा की अगर मैं बनाऊंगा तो मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतने की बनानी ही बनानी है। या फिर अगर चलो इसको मैं 20% कर देता हूं, तो वो कहता है मेरे को 120 में तो ये बनानी ही बनानी है। अगर इससे ऊपर मेरा खर्चा है इसको बनाने का तो कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर तो काम ही मैं छोड़ देता हूं। दैट इज कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। फिर ये चेक करेगा अपने एक्चुअल एक्सपेंस, कि एक्चुअल एक्सपेंस पर यूनिट कितने हुए। उसने सोचा था एज पर बजट कि मेरे को 1 यूनिट इतने में बनाना है। अब वो कंपेयर करेगा कि 1 यूनिट को बनाने में एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, एंड देन ही विल लुक इनटू द डिफरेंसेस कि क्यों मेरी ये गड़बड़ हुई। दिस इज टारगेट कॉस्टिंग।
कि टारगेट कॉस्टिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। के कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन हटा के मैंने अपनी टारगेट कॉस्ट बना ली कि मिनिमम मैक्सिमम ये मेरा खर्चा होना चाहिए। सो टारगेट कॉस्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट which is determined by subtracting a desired profit margin from competitive market price. This target cost must be less than the planned initial cost, but it is expected to be achieved by the time product reaches as maturity stage. मतलब अभी जो हम कॉस्ट जो लगाते हैं प्लान करते हैं थोड़ी सी कमी होती है। The target cost may be less than the planned cost, कि इनिशियली हमारा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अभी तो लॉन्चिंग करी है प्रोडक्ट की, इतनी सेल ही नहीं होगी, लेकिन जब हम मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे तब तक हमारे को ऐसा करना है कि इतने में हम अपनी चीज बना लें। इससे ज्यादा में बनेगी तो फिर फायदा नहीं होगा। इनिशियली थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा, धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतनी कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट लेके आना है। दैट इज कॉल्ड अ टारगेट कॉस्ट। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये होता है Yes, गाइस sir. टारगेट कॉस्टिंग। सो यहां पे लिखा हुआ है इन अ मॉडल, एक काम करो इसको एक बार रीड कर लो, जस्ट रीड इट वंस। पढ़ लिया गाइस? Yes, sir. यस सर। समझ आ गया? यस सर। Yes, सो sir. अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा हमें विजुअलाइज करके बताया हुआ है क्या कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे
ट्रेडिशनली हम पहले निकालते थे अपनी कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते थे एंड देन वी डिसाइड कि किस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। तो दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड। टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना सेल प्राइस में से माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स एंड देन हमें पता चलेगा कि टारगेट कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है, डिफाइन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेट एंटिसिपेटेड सेल वॉल्यूम, set a target selling price at which company will be able to achieve desired market share, कि पहले तो हम अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और कितनी सेल्स करेंगे यूनिट्स वो डिसाइड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या टारगेट सेलिंग प्राइस रखना है जिससे हम जो चाहते हैं मार्केट में नाम बनाना वो हमारा बन जाए। देन रिक्वायर प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना हमें प्रॉफिट चाहिए। फिर हम निकालेंगे अपना टारगेट कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन निकल गया, सेल प्राइस डिसाइड हो गया, तो टारगेट कॉस्ट विल बी टारगेट सेलिंग प्राइस लेस टारगेट प्रॉफिट इज टारगेट कॉस्ट। ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी टर्म क्या होती है, ये है हमारी टारगेट कॉस्ट और फिर आई हमारी एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के जो बीच में डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है कॉस्ट गैप। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट इज कॉस्ट गैप। अब ये एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमने अपनी जो अभी बजटिंग जो हमने करी है, पूरी बजटिंग करी है हमने, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, ओवरहेड्स वगैरह, वो सब निकाल के हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है। तो उन खर्चों के साथ हम जो कॉस्ट निकालेंगे दैट इज एक्चुअल या फिर बजटेड लगा लो, बजटेड कॉस्ट, उसको हम चेक करेंगे हमारी टारगेट कॉस्ट से कि हमने सोचा है कि हमारा पर यूनिट इतना खर्चा होगा, जबकि एज पर टारगेट कॉस्टिंग हमारा इतना खर्चा टोटल होना चाहिए। जो इसके बीच में डिफरेंस होता है वो होता है कॉस्ट गैप। और कंपनी कोशिश करती है ये कॉस्ट गैप जितना कम रहेगा उतना बेटर होगा कंपनी के लिए। एंड इसी के साथ तुम्हारा ये थ्योरी वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म होता Sir, है। यस आक्सा। sir, in this modern way, the modern first they are the selling first they are making their selling price. This selling नहीं price is फर्स्ट इज, okay. अच्छा, यू आर डिसाइडिंग दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस। The selling price. हाँ, This selling price then they are making their target cost. The third step is their target cost. Sir, this राइट। selling price is according to their competitors, the markets, and according to this they are making their selling price, or there is another criteria. नहीं, जो सेलिंग प्राइस दैट दे आर डिसाइडिंग या दे आर टारगेटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहला तो जो कंपनी है, वेयर कंपनी वांट्स टू गो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपनी चाहती है मार्केट में हमारा बहुत बड़ा शेयर बने, नाम बने, दैट मींस दे हैव टू सेट अ लोअर प्राइसिंग, तभी ज्यादा नाम बनेगा। बट इफ कंपनी वांट्स कि हमें ज्यादा नाम नहीं बनाना, हमें लॉयल कस्टमर्स चाहिए या वी वांट अ ब्रांडेड चीज बनानी है, तो प्राइस ज्यादा हाई होगा। तो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व्स इन टारगेट सेलिंग प्राइस। देन वी दे लुक टू कॉम्पिटिटर्स एज वेल, कि हम जो चीज बना रहे हैं वो सेम चीज कॉम्पिटिटर कितने की बना रहे हैं या कितने की सेल कर रहे हैं, सॉरी। उसके बाद देन दे विल डिसाइड द कॉस्ट। ठीक है ना। सो इट्स नॉट ओनली द टारगेट सेलिंग प्राइस, डिसीजन ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटर, इट्स बेस्ड ऑन a lot of other factors। उनको कहाँ पहुंचना है, what should be the market share, ठीक है, how much customers they want, what type of brand they want, कि उनको क्या ब्रांड बनाना है। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक ना शू कंपनी थी, मैंने इसका कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, एक शू कंपनी थी। उस शू कंपनी ने अपने शूज एक छोटे से स्टेट में, किसी कंट्री की एक छोटी सी स्टेट में, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड था, किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी दैट वाज सुपर क्वालिटी थी उसकी, अल्टीमेट क्वालिटी। मतलब उसको पता था कि उसने जो चीज बनाई है वो बहुत तगड़ी क्वालिटी की बनाई। उसने वो शूज, लेट मी जस्ट इन 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 दिस एग्जांपल, जैसे वो शूज उसने बोला कि मैं 3000 का दूंगा,
उसने बोला कि टारगेट सेलिंग प्राइस मेरा उसका 3000 5000 इसकी रेंज में मैं सारे शूज दूंगा। क्वालिटी वॉज सुपर अमेजिंग, नया ब्रांड था, किसी को नाम के बारे में नहीं पता था इसकी, तो लोगों ने इस ब्रांड को परचेज नहीं करा, बिकॉज आज की डेट में पीपल टेंड टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा यार 3000 5000 में कोई नया ब्रांड, पता नहीं लोकल सा ब्रांड है, क्या करेंगे इसका, उन्होंने इसको परचेज नहीं करा। एक दिन वैसे ही उसका मार्केटर था, उसने कहा यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, इसका प्राइस हम 3 लाख और 5 लाख कर देते हैं, 3 लाख और 5 लाख कर देते हैं, और थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करते हैं, एंड दूसरी स्टेट में स्टार्ट करेंगे जहां पे इसके बारे में किसी को ना पता हो। उसने सेम शू दूसरी क्वालिटी में थोड़ा सा ब्रांड नेम चेंज करके इतना प्राइस रखा और थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करी। भाई लोग पागल हो गए, 3 लाख का जूता, क्या होगा इसमें ऐसा? क्वालिटी तो उसको पता था उसकी टॉप नॉच है ही, तो लोगों ने 3-3 लाख के उसके शूज लेने शुरू कर दिए, उसका उल्टा ब्रांड नेम बन गया फालतू का। सर ये शायद बैलेंसियागा हो सकती है कंपनी। कौन सी? बैलेंसियागा। पता नहीं, मेरे को नाम नहीं याद, मैंने काफी पहले पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स। तो टारगेट This सेलिंग is प्राइस जब उसने पहले 3000 रखा था, उसका ब्रांड खराब हो रहा था, उसने वैसी ट्रायल बेसिस पे ये चीज करी एंड इट बिकेम सक्सेसफुल। क्वालिटी पे उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। जब लोगों से पूछा जिन्होंने इतने महंगे परचेज किए हैं, दे वर वेरी हैप्पी कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। लेकिन जब 3000 का था, कोई ले नहीं रहा था कि यार क्या ही होगा इसमें ये चीज। तो दिस इज हाउ द टारगेट सेलिंग प्राइस इज मेड। तो उसको जब ये था कि मेरे को अपना मार्केट में एक ब्रांड नेम बनाना है, तो उसने टारगेट प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखा, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट करी। अगर उसको मार्केट शेयर अपना ज्यादा चाहिए था कि हर आदमी के पैरों में मेरा जूता हो, तो वो प्राइस अपना कम रखता। तो टारगेट सेलिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, प्लस वो कॉम्पिटिटर भी देखेगा, कॉम्पिटिटर कितने का सेल कर रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है ना कि सेम चीज अब अगर रीबॉक एडिडास वाले जो शूज है तुम देखो, उनमें प्राइसिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि रीबॉक कोई शूज जो है इंडियन करेंसी में वो 3000 का सेल कर रहे हैं, ये कंपनी सेल करेगी वही सेम चीज 4000 में, कोई नहीं लेने वाला। ये कंपनी अगर सेल करेगी 2500 की, शायद कोई ले ले। तो कॉम्पिटिटर भी देखना है मुझे, मुझे ये भी देखना है, मेरे को मार्केट में अपना ब्रांड बनाना है। अब अगर मैं चाहता हूं कि हर पर्सन मेरा शू डाले, और मुझे पता है मेरा शू एक बार बिकना शुरू होगा, खूब चलेगा, तो वो प्राइसिंग और कम करेगा, वो 1500 की कर देगा। मार्केट में इतने क्या, इससे आधी कर दो। तो इसने ये भी देखा, इसने मार्केट शेयर भी देखा। वो चाहता है मेरे को कोई मार्केट शेयर से लेना देना नहीं है, आज मैं हूं कल कोई और आ जाएगा, जब तक हूं खूब पैसे कमाऊं। तो इसने क्या किया, इसको छोड़ के टॉप ब्रांड्स देखे, शूज के टॉप ब्रांड कौन कौन से हैं, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखती। ठीक है, okay. Yes. क्लियर है गाइस सबको? और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर जो होता है दैट इज कंप्लीट। एक बार तुम्हें इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने चीजें कहा था उसको स्किप कर देना, इन द सेंस की क्लास में नहीं पढ़नी। एक बार इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एज यू नो दिस इज अ कंप्लीट थ्योरी चैप्टर, और इस चैप्टर के भी एग्जाम किट के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। क्योंकि जब तुम एग्जाम किट क्वेश्चंस करोगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुम एग्जाम में इन चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास होगी गाइस हमारे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, तुमने टेस्ट अभी कौन से चैप्टर तक दिया है? सर आपने 6-7 बोला था, बट वो खाली है ना एफए का था पेपर, उसमें 6, खाली 7 जो एफए का? हाँ इन्वेंटरी एमए का नहीं वैल्यूएशन बोला ना? मेथड्स में किया था। एमए का नहीं था। चलो एमए Yes, का भी ना there मैं was टेस्ट अरेंज करवाता हूँ, मैं बात करता हूँ। आई थिंक 6 to 10 चैप्टर्स का वी हैव द टेस्ट, 6 to 10 चैप्टर्स का। आई जस्ट आस्क, तो आई मैसेज इन द ग्रुप कि तुम्हारा अब कौन से चैप्टर्स का टेस्ट है। तो 10 चैप्टर्स तक अच्छे से सारी रिवीजन कर लो, इनके एग्जाम के क्वेश्चंस कर लो। देन अब जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स आएंगे ये थोड़े से अच्छे हैं, और धीरे धीरे अब चैप्टर्स थोड़े से बड़े होते रहेंगे, डिफरेंट होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। दो बातें बोल रहा हूँ, बड़े होते रहेंगे और डिफरेंट होते रहेंगे। तो कॉस्टिंग करने के हम सारे मेथड्स अब देख चुके, हमने देख लिया कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे 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 करके निकाल सकते हैं, लॉट ऑफ मेथड्स। नाउ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बजटिंग। मतलब हमें ये पता है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही, अब हम बनाएंगे अपने 5 सालों के बजट के पहले साल, जो हम फोरकास्टिंग करते हैं, जो हम इन्वेस्टर्स को बना के देते हैं कैश फ्लोज वगैरह,
वैसी बजटिंग अब हम करेंगे कि इस साल हमें इतने यूनिट सेल करने हैं, इस साल ये होगा, इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना। तो पहले साल हमारे इतने प्रॉफिट होंगे, दूसरे साल इतने, तीसरे इतने, चौथे इतने, पांचवे इतने। इस टाइम पे आके हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, पहले लॉस होंगे और यहाँ से हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो वो बजटिंग जो है, सेटिंग बजट्स, अब हम वो स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कैसे बजट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट तुम्हारा कॉस्टिंग निकालने वाला खत्म हो गया, ओवरहेड्स ये और पोर्शन सब खत्म। अब बात आती है हमारी बजटिंग की लॉन्ग चीजें, कि बजटिंग हमें फ्यूचरिस्टिक करनी है, तो कैसे कैसे हम बजटिंग कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, थ्योरी पढ़ लेना, एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेना, और इसके जो टेस्ट है मैं तुम्हारे को भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का तक टेस्ट तुम्हें देना है। यू विल गेट दैट मैसेज इन द ग्रुप। इस वीकेंड उन चैप्टर्स के सॉरी एसीसी स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के कर लेना, वो करके उसके बाद टेस्ट जरूर देना सारे। क्लियर है गाइस? यस सर। चलो, Yes, sir. नाउ लेट्स हैव क्लास ऑन मंडे। कोई डाउट आज की क्लास में, कुछ पूछना है तो? नो सर। Clear. ठीक है गाइस, सी यू ऑन मंडे, टेक केयर, बाय बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।